कहां तक बातें हमने की थी? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। हम लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे बच्चे, वो था कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। सही बात है कि नहीं? उसमें हमने फॉर्मूले भी लिख लिए थे। और अगर अपन बात करें तो हमने ये भी बता दिया था कि एन में ज्योमेट्रिकल यूनिट एज वेल एज ऑप्टिकल यूनिट दोनों है। ज्योमेट्रिकल यूनिट मतलब जहां से जीआई हो रहा है, ऑप्टिकल यूनिट मतलब जहां से कायरलिटी सेंटर हमारे लिए। तो ठीक है, आइए अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी के जो पेन होने चाहिए वो डाउन होने चाहिए। सभी के पेन क्या होने चाहिए? डाउन होने चाहिए। पहले क्वेश्चन से समझते हैं। यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है OH और यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है Cl। हमसे पूछ रहा है कि इसके कितने टोटल स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। इसके कितने टोटल स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। तो सबसे पहले बताओ, यहां पर ये क्या है? कायरलिटी। ये क्या है? कायरलिटी। सो कायरलिटी सेंटर इज कंसीडर्ड एज, कायरलिटी सेंटर इज कंसीडर्ड एज एन ऑप्टिकल यूनिट। क्या मानेंगे उसको? ऑप्टिकल यूनिट। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू बच्चे निकालना चाहूं तो 2+0, ये वाली जो 2 है ये हमारे सामने क्या है बताओ? ये हमारे सामने है ऑप्टिकल यूनिट्स। सही बात है कि नहीं है? और ये हमारे सामने क्या है बताइए? ज्योमेट्रिकल यूनिट। लेकिन ज्योमेट्रिकल यूनिट तो इसके अंदर है ही नहीं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए जाइए। अगर केवल ऑप्टिकल यूनिट है तो जितने भी आपके आइसोमर्स बनेंगे वो सारे ऑप्टिकल बनेंगे। अगर केवल ज्योमेट्रिकल यूनिट है तो जितने भी आपके बनेंगे वो सारे ज्योमेट्रिकल बनेंगे। अगर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों हैं तो ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल मिलाकर बनेंगे। जैसे यहां पर केवल और केवल क्या है आपके पास? ऑप्टिकल यूनिट। तो जितने भी आपके आइसोमर्स बनेंगे दैट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। आप बताओ मॉलिक्यूल कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली बताओ मॉलिक्यूल कैसा है? मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। सही बात है। बच्चे एक बार फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला बता दीजिए। अभी आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं ना? लिखना नहीं है। फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स आप बताओ, यहां पर वो स्टीरियो आइसोमर्स कौन रहने वाले हैं? ऑप्टिकल। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो यूनिट ही नहीं है। तो बताओ क्या रहेगा? 2⁻n। सही बात है कि नहीं है? वेर n इज इक्वल टू, बताओ बच्चे, n की वैल्यू क्या है? 2। तो टोटल कितने बनेंगे? 4। इस कंपाउंड के 4 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। अच्छा, उन 4 में से आप सोच समझ के जवाब देना, रटना नहीं है। उन 4 में से कोई मीजो बनेगा क्या? इन 4 में से कोई भी मीजो बनेगा क्या? मॉलिक्यूल कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली और कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के किसी भी स्टीरियो आइसोमर में, सुनना मेरी बात को, अगर आपका मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? अनसिमेट्रिकल, तो उसके किसी भी स्टीरियो आइसोमर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। हम यहीं से बोल सकते थे इसके जितने भी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? ये हमारे सामने है CH3, ये हमारे सामने है CH3। अगर मैं इसमें आयुपैक नंबरिंग करूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। सर इधर से नंबरिंग क्यों की? बिकॉज इट वॉज माई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? समझ में आ गया आयुपैक नंबर सभी को? तो ये कार्बन नंबर मेरा 1 है, ये कार्बन नंबर मेरा 2 है, ये कार्बन नंबर मेरा 3 है। तो यहां पर OH आ गया, यहां पर H आ गया, यहां पर Cl आ गया, यहां पर H आ गया। देखो इसी का एक स्टीरियो आइसोमर ये है। मतलब ये मॉलिक्यूल स्पेस में एक बार ऐसे आ सकता है, फिशर में समझा रहा हूं, जिसमें दोनों OH एंड Cl वर्टिकल लाइन की किधर है? किधर है? राइट साइड। अब बताइए, एक ये बन गया और एक इसकी क्या बना दूं मैं? मिरर इमेज। ये बनकर आ जाएगा। आप समझते जाना बच्चे ना।
यहां पर हमारे सामने है OH, यहां पर है H, यहां पर है H और यहां पर है Cl। आप बताओ दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और है कायरल, कायरल, और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका एनहांसियोमर। सही बात है। अगला, दो बन चुके हैं, तीन की अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनिए, तीसरा OH किधर रखता हूं, राइट में, पर Cl कहां लेकर आ जाता हूं, लेफ्ट में। एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है ना भाई। आप क्या कर सकते हो, आप कार्बन नंबर 2 और 3 पर बस इनका स्पेस में अरेंजमेंट बदल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कनेक्टिविटी बदली तो स्ट्रक्चरल बनने शुरू हो जाएंगे। और हमें कौन से बनाने हैं, स्टीरियो, और स्टीरियो में सभी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, यानी कि जो जिस एटम पर जुड़ा है उसी पर ही रहेगा। हमेशा 2 नंबर पर हमेशा OH रहेगा, 3 नंबर पर हमेशा Cl ही रहेगा, पर वो लेफ्ट राइट आ सकते हैं, स्पेस में अलग अलग हो सकते हैं। तो आप बताइए ये मॉलिक्यूल भी कैसा है, कायरल, कायरलिटी सेंटर है इसमें, और कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बच्चे उसका क्या होता है बताओ, एनहांसियोमर। टोटल कितने बन गए आपके सामने, 4। या तो आप बना के देखो या फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो मैं समझाता हूं 4 कैसे बनेंगे, इधर देखो। ये OHCl फिर सर मैं समझाऊं। पहला, एक में दोनों OH एंड Cl वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों OH एंड Cl वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, इधर अगर अपन बात करना चाहें तो OH राइट में और Cl लेफ्ट में, अलग अलग डायरेक्शन चले गए। चौथी, OH लेफ्ट में और Cl, यही तो 4 बने। तो टोटल कितने बने हैं, 4। इन 4 में से एक में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब इसके चारों के चारों स्टीरियो आइसोमर्स क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर आपका मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, अनसिमेट्रिकल, तो ये जो आपके सामने बनकर आ रहे हैं ये सारे के सारे कैसे रहेंगे बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कायरलिटी सेंटर है, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप समझिए, मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स, पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स, पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स। देखो पेयर क्या होंगे, पहले फॉर्मूला बताऊं, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब भी आपको निकालना हो नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कि कितने रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे, तो ये भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2। ये हर किसी के लिए वैलिड है, अभी आपको नहीं लिखना है, ये पीछे जाके लिखेंगे अपन। क्लियर। अब देखो इसमें अगर मैं पूछूं कितने पेयर ऑफ एनेंसियोमर बने, तो ये एक पेयर है एनेंसियोमर्स का और ये दूसरा पेयर है एनेंसियोमर्स का। सही बोला कि नहीं बोला। तो पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स कितने हैं, 2। अच्छा इधर सुनो, ये कंपाउंड ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। समझना जबरदस्त बातें होंगी। 1, इन 4 में से कितनों के साथ एनेंसियोमर की रिलेशन रखना है, एक के साथ, बाकी दोनों इसके डायस्टेरियोमर है। आरएस चेक कर लेना, क्योंकि यही इसकी मिरर इमेज है। तो किसी का भी एनेंसियोमर कितना होता है, एक, बाकी सब डायस्टेरियोमर है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक कंपाउंड के 256 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, कितने हैं, 256, तो आप बताइए उसमें से एक आइसोमर एक्स है, उसकी कितनों के साथ रिलेशन एनेंसियोमर की होगी, एक के साथ। तो बाकी सारे जो बच गए वो क्या होंगे, डायस्टेरियोमर, यानी कि 254 क्या होंगे उसके, डायस्टेरियोमर्स। एक तो खुद हो गया, एक तो ये खुद हो गया, इसका इसके साथ रिलेशन एनेंसियोमर का, इसके साथ रिलेशन डायस्टेरियोमर का, उसके साथ रिलेशन डायस्टेरियोमर। ऐसे क्वेश्चंस घूमते हुए आते हैं जिनको आप करवा नहीं सकते। अगर आ चुका है तो फिर तो मास्टर करवा देता है, नहीं आया है तो फिर भेजा इस्तेमाल में लेना पड़ता है। तो किसी का भी एनेंसियोमर कितना होता है, एक। अब देखो इन दोनों एनेंसियोमर्स को अगर मिलाऊं तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। एक बना कि नहीं बना, इन दोनों को मिलाने पर इक्वल अमाउंट में एक रेसिमिक मिक्सचर। तो देखो सही तो लिखा है फॉर्मूला, पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय, चारों के चार ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों को मिलाकर एक पेयर एनेंसियोमर्स का, दोनों को मिलाकर एक पेयर एनेंसियोमर्स का।
तो जब भी पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स निकालने हो ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2, या नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर निकालने हो ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अभी आगे बढ़ता हूं, आप नहीं लिखेंगे अभी ना, पिछले पॉइंट्स में भी मैं आपको कुछ ऐड ऑन करवाऊंगा, पर उसका मतलब आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन सुनो बच्चे, एकदम बढ़िया तरीके से सुनना है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। ये हमारे सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, ये हमेशा मानकर चलना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। इसका नाम है बच्चे टार्ट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? टार्ट्रिक एसिड। इसके कितने कायरलिटी सेंटर है बताओ? एक तो ये रहा और एक ये रहा। एन की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी है? 2। सही बात है। अब आइए इसमें अगर अपन बात करना चाहें, इनकी वैल्यू 2। मॉलिक्यूल बताओ कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। पक्का? अब एक बात सुनो, अगर ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो इसका कोई ना कोई स्टीरियोआइसोमर मीजो निकलेगा। इसके किसी ना किसी स्टीरियोआइसोमर में पीओएस या फिर सीओएस जरूर आएगा। ये क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं मीजो बनने की कंडीशन यही होती है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल और मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर। तो उसका कोई ना कोई स्टीरियोआइसोमर 101% क्या निकल कर आएगा? मीजो। रटना नहीं है, पहले फॉर्मूला, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूला सब शॉर्ट ट्रिक होती है, कैसे बनाए जाते हैं। आइए, अगर हम बात करना चाहें, एन की वैल्यू बताओ इवन है या ऑड है? आप बताओ। यहां पर अगर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ, सुनते जाना, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और वो स्टीरियो आइसोमर्स सारे के सारे कौन से बच्चे? ऑप्टिकल। क्लियर? क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो यूनिटी नहीं है, केवल कायरलिटी सेंटर तो आए हैं, तो ऑप्टिकल यूनिटी तो आई है। तो ये आपके सामने रहेगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर है वो सारे के सारे, इज इक्वल टू बताओ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ये वाली जो टर्म है वो बताएगी कितने ऑप्टिकली, और ये वाली टर्म बताएगी कितने मीजो हैं, कितने मीजो हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? आइए दोस्तों करते हैं सॉल्व। यहां पर n की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। आइए 2 रेज टू पावर क्या बचेगा? 1 प्लस अगर अपन बात करना चाहें तो 2 रेज टू पावर 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ठीक है। तो ये आपके सामने रहेगा 2 प्लस 1। आप बताइए 2 तो क्या रहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, और 1 क्या रहेगा आपका? मीजो, यानी कि इसका एक स्टीरियो आइसोमर क्या बनेगा? मीजो। टोटल कितने हो गए? एक बात आंखें खोल के सुनो, क्या आपके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में मीजो काउंट होता है? काउंट हुआ है? काउंट होता है? होता है। हालांकि मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पर ऑप्टिकल आइसोमर माना जाता है। अभी आएंगे, सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हुआ चलूंगा। आइए, ये हमारे सामने, ठीक है सर आपने बता दिया, लेकिन एक बार थोड़ा बना के दिखा देते तो सही थे। आइए मान लीजिए ये हमारे सामने कौन सा है? कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड ये कार्बन नंबर 4। ठीक है, अब हम बनाते हैं कि चारों बनेंगे कैसे। भाई सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। हम जानते हैं स्टीरियो बनाने के लिए हम कनेक्टिविटी तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखो OH OH, पहला, दोनों OH मैंने अपोजिट साइड रखे हैं। ये देखो ये दोनों OH कहाँ रखे हैं? अलग अलग, एक वर्टिकल लाइन के राइट साइड में, एक वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में। बताइए ये वाला स्टीरियो आइसोमर इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से अगर ये बनाई जाए एक स्पेस में अरेंजमेंट, तो बताओ ये कायरल या अकायरल? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बता दोगे? नो, फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अच्छा ये कायरल है तो एक इसकी क्या बन जाएगी? पक्का? ठीक है, तो ये हमारे सामने हो गया है COH, यहां पर हमारे सामने है COH, यहां पर कौन होगा बच्चे? OH, यहां पर कौन होगा? H, यहां पर कौन होगा? H, और यहां पर कौन होगा? OH। तो कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर। तो पहला अरेंजमेंट आपने ऐसा रखा कि दोनों OH वर्टिकल लाइन के अलग अलग साइड, ठीक है। अब अगला अरेंजमेंट बताओ जिसमें दोनों OH वर्टिकल लाइन के सेम साइड। सही बात है कि नहीं बच्चे? तो यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H। और दोस्त आप बताइए इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री।
और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ गया है, तो ये कायरल है या बच्चे अकायरल? और बच्चे यही तो क्या है, मीजो। यही तो क्या है, हम पहले बता दिए थे, कोई ना कोई स्टीरियोआइसोमर मीजो बनेगा। और अब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं इसकी भी मिरर इमेज ले लूं तो बताओ मीजो के मिरर इमेज उसका, अरे बताओ, मीजो के मिरर इमेज उसका होमोमर होता है, यानी कि दो अलग कंपाउंड नहीं है। अब देखो, आप भूल जाओ ये सब अरेंजमेंट, सोचो अरेंजमेंट। आप बताओ कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला अरेंजमेंट, दोनों OH वर्टिकल लाइन के सेम साइड, सेम साइड में दोनों राइट साइड में, एक अरेंजमेंट। सेम साइड में दोनों लेफ्ट साइड, खत्म। कार्बन नंबर 2 पर OH राइट साइड में, 3 नंबर पर लेफ्ट साइड। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है, 2 नंबर पर लेफ्ट साइड में, 3 नंबर पर, इन चार के अलावा बना नहीं सकते। लेकिन दोस्त, ये दोनों तो क्या निकले, होमोमर्स। तो बताओ टोटल कितने हो गए आप लोगों के सामने, आप बताइए टोटल कितने हो गए, 3। आपका फॉर्मूला भी यही कह रहा है 3 बनेंगे, उनमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक मीजो। अब सोचो इसके अंदर, सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे इसमें पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स, पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं टोटल, 2, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, क्योंकि ये एनेंशियोमर्स नहीं है, ये तो होमोमर है। अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होती है। तो ये दोनों जो आपस में है, ये क्या है मेरे दोस्त, एनेंशियोमर्स। क्लियर। नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स। तो बताइए ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये तो दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम। तो अब कितना जबरदस्त पॉइंट आया, यानी कि हम किसी कंपाउंड को देखकर बता सकते हैं कि उसका कोई स्टीरियोआइसोमर मीजो होगा या नहीं होगा। जैसे वापस आओ, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, लिख देता हूं, ये भी आपस में क्या थे बच्चे, इनेंशियोमर्स। सही बात है कि नहीं है, ये भी आपस में क्या थे बच्चे, इनेंशियोमर्स। सही बात है कि नहीं है। आइए अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, इस कंपाउंड के जितने भी स्टीरियोआइसोमर बनेंगे उसमें से एक भी मीजो, एक में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली, बताओ हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप सोचो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल में आपको सिमेट्री एलिमेंट देखने ही होते ही नहीं है, तो इसका कोई भी स्टीरियोआइसोमर मीजो। अच्छा, इसमें कितने कायरलिटी सेंटर है और कितने बने, 4। इसमें भी कितने कायरलिटी सेंटर थे, आगे वाले में कितने कायरलिटी सेंटर थे बताइए, लेकिन कितने बने, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, तो सिमेट्रिकल होते ही 2n से कम बनने लगेंगे। सबसे ज्यादा स्टीरियोआइसोमर किसके होंगे, अनसिमेट्रिकल के। बच्चा रटता है इनको स्टार लगा लगा के। अब आप सोचो, अब मुझे इसके 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैंने एक करवा दिया अपने भेजे में, चला गया। आजकल लड़ाई क्या चल रही है कि बस मेरे नोट से मैच कर दे, नहीं करना भाई, मैं तो बोलता हूं मेरे नोट से नहीं आएगा। फिर भी मैंने शेयर किया ना, एक बच्चे के 170 नंबर है केमिस्ट्री में, 170, और उसके 537 है टोटल। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पर आप सोचिए उसने, उसको केमिस्ट्री ने कितना बचाया होगा। अगर उसके 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी गलत हो जाते ना, तो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता। सोचो कितना फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी वजह से ही है, पूरी टीम की वजह से है। उसमें आरडी सर ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है और टीएनएम सर ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई। टीम टीम होता है, अकेला कुछ भी, हम भी एक टीम ही है। अगर मैं पूरे जोर लगाऊं, आप घर जाके ना पढ़ो, तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। टीम वर्क हमेशा काम करता है। तो अब हो गए, कोई बोले कि देखो हमारे सर ने 25 करवा दी, इधर रख, 25 के 25 हम सोल्व करेंगे, हमारे वाले ने तो एक ही करवाया है, क्योंकि हमें बात समझ में आ गई है और उसमें से तेरे को और सारी बातें समझा सकते हैं। ज्यादा कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें क्लैरिटी है, ज्यादा करने का मतलब है मॉड्यूल का हर क्वेश्चन करवा दिया गया है, वो अपना काम नहीं है। आइए अब हम वापस आएंगे और जो हम कर रहे थे उसी में ही कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे। अब वो पॉइंट्स आपको समझ में आ सकते हैं। आपने जो कल लिखा था उसमें लिखो आगे, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स। बताओ क्या होंगे अब ये, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई, रटने की जरूरत नहीं पड़े कभी। नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ पेयर ऑफ, नंबर ऑफ पेयर ऑफ
नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स, यानी कि एनेंशियोमर्स का पेयर और नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर क्या होंगे? सेम। ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2, सेम आएगा आंसर। आप बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, किसी भी मॉलिक्यूल के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 रेज टू पावर n होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी, ये मैक्सिमम होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। आप बताओ, ए मोलिक्यूल कैन हैव, ए मोलिक्यूल कैन हैव सिंगल एनेंशियोमर, सिंगल, किसी का एनेंशियोमर कितना होता है? एक, बाकी सारे जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? डायस्टेरियोमर्स। जल्दी से सुलटा दीजिए ये सारे पॉइंट्स। तो वही तो लिखा है, एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा। पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स नहीं होता है, एनेंशियोमर पेयर में होता है, रिलेशन होता है। एनेंशियोमर इज ए रिलेशन, डायस्टेरियोमर इज ए रिलेशन, ये रिलेशन है स्टीरियो की, जैसे चेन आइसोमर रिलेशन है। तो अगर कोई उसकी मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर, मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर। सुलटा दिया है। राक्षस 4 तो लाइनें लिखनी है, सुलटाना शुरू करो यहां से। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। जल्दी मतलब जल्दी। सुलटा दिया है। टोटल स्टीरियो सिमेट्रिकल के ज्यादा होंगे कि अनसिमेट्रिकल के? अनसिमेट्रिकल के। तो ये स्टेटमेंट सब ऐसे हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे आपको, इनको रटाया नहीं जा सकता है कि एक बार मैं बोलूं 4 बार आप बोले, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और 4 बार के बाद मैं बोलूं बोलो समझ में आया हाँ, तो आप बोलोगे हाँ, ना का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मास्टर को पता है कि इस बच्चे को नहीं पता क्या बोलना है, तो पहले बोल देता है हाँ बोलना है आपको। तो
ताकि बाजू वाले को लगे यार इसको तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ मेरे में ही है। बाहर बैठा हुआ सोचे पता नहीं कितना जबरदस्त पढ़ा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, पर सबका सिलेक्शन तो नहीं आ रहा। सुलटा दिया है आपने? पक्का आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी जल्दी सुलटाइए। जल्दी जल्दी सुलटाइए। सुलटा दिया है। ये बहुत छोटा सा बोर्ड है, फिर टाइम पास करना पड़ता है हमको। अब सोचो यहां से वहां तक का वाइट बोर्ड होता, उधर तक का, तो जब तक तुम लिख रहे हो तब तक आगे के क्वेश्चन तैयार मिलते। प्रोटो में लगाया ना, तो वहां स्पीड देखो, अभी जो सर पढ़ा रहे हैं, मतलब उनको तो एकदम अलग ही डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 साल से हम इस डिजिटल पर चल रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी एकदम अलग अलग है, कि एक दिन में 7 8 8 9 9 पेज भर गए। यहाँ जोर से कितने, 3 4, कि लगभग डबल होता है स्पीड मास्टर की। आप लगवाओ, आप डिमांड करके, जिसको रेगुलर रहना उसको क्या दिक्कत है। वैसे बैकअप तो मिल ही रहा है, बैकअप तो जो डिजिटल के हैं उन बच्चों को दिया जा रहा है, कि अगर क्लास मिस हो जाती है या रिवीजन के लिए है, तो जो डिजिटल बोर्ड की रिकॉर्डिंग है वो उनको मिल रही है। पर क्लास के अंदर तो स्पीड अच्छी खासी बन के रहती है ना। और जो सिंसियर बच्चा जो रेगुलर है वो महीने में मुश्किल से एक क्लास मिस करता है, और जो गेस्ट अपीयरेंस देता है उसका कुछ नहीं होना होता है। पर्सनल नहीं ले, पर यह सच्चाई है। 4 5 दिन में एक बार आते हैं कि चलो मास्टर को अब तो मेरी याद आ गई हो गई, मैं अपना चेहरा दिखा के आ जाता हूँ, इससे कुछ भी नहीं होता है। आज देखो सुबह सुबह बहुत अच्छी लाइन डाली है मैंने टेलीग्राम के ऊपर। पेशेंस और डिसिप्लिन लाने के लिए इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। डिसिप्लिन अपने आप नहीं आता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और पेशेंस अपने आप नहीं डेवलप होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। सुलटा दिया, एक ही बात नहीं है, जुत्ते से मारूंगा राक्षस को मैं। इतनी अच्छी लाइन को बर्बाद कर दिया 1 मिनट में। नेक्स्ट वाले में बताओ कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे उसके। एन की वैल्यू बता दो क्या है, एन की वैल्यू। एक तो कायरलिटी सेंटर, तो 1 ऑप्टिकल यूनिट प्लस, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? हाँ, तो एक ज्योमेट्रिकल यूनिट। टोटल कितने हो गए, एन की वैल्यू 2। तो अब इसमें ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल दोनों बनेंगे। क्लियर? तो बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या हो गए। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to power n। 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। 2 कौड़ी का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4।
जल्दी से जल्दी इसके निकाल के बताओ। नीचे वाले को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस अपने से अब हैंडल होने चाहिए। नहीं नहीं, टोटल बना के नहीं दिखाने, फॉर्मूले से बताने हैं सीधे। आओ पहले वाले क्वेश्चन पर आओ। ये क्या है कायरलिटी, और ये क्या है कायरलिटी, और ये है ज्योमेट्रिकल यूनिट। एन की वैल्यू बताओ। 2 कायरलिटी सेंटर मतलब 2 ऑप्टिकल यूनिट प्लस 1 ज्योमेट्रिकल यूनिट इज इक्वल टू 2। टोटल कितने हो गए? 3। टोटल स्टीरियो बताओ। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आप बताओ सबसे पहले। एन की वैल्यू क्या है? इवन है या ऑड? मॉलिक्यूल कैसा है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनली। कॉन्स्टिट्यूशनली पक्का? तो क्या रहेगा हमारे सामने? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। आप जानते हैं ये क्या बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या बनेंगे? मीजो। आप बताओ इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा कि नहीं होगा? इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर में से कोई मीजो होगा कि नहीं होगा? होगा। कायरलिटी सेंटर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल मीजो बनेगा 100%। अच्छा, तो यहां पर आपका रहेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और सब वैल्यू रखने पर कितना आ जाएगा? 3, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक क्या होगा? मीजो। सब पता चल रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। अच्छा,
तो यहां से आएंगे आपके 4 और यहां से आएंगे आपके 2। ठीक है, एन की वैल्यू 3 थी ना। सॉल्व कर लोगे ना। चलिए इधर आओ, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसमें बच्चे को डाउट होते हैं। क्या आते हैं? डाउट। कितना है आपके टोटल? टोटल कितने आए? 8। और किसी का कुछ आया है? 6 भी आया है, बट द आंसर इज 4। द आंसर इज 4। आइए, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? तो n इज इक्वल टू 2 किसकी वजह से हो गया है? कायरलिटी सेंटर प्लस, अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल। आप बताइए, क्या ये रिंग जीआई कर रही है? क्या ये रिंग जीआई कर रही है? नो सर बोल रहे हैं, जीआई भूल गए हो क्या? इन दोनों एटम्स की वजह से रिंग क्या कर रही है? इन दो की वजह से कर रही है ना जीआई, और ये ऑलरेडी कायरलिटी सेंटर में काउंट हो चुके हैं। तो अगर जिन एटम्स की वजह से जीआई है, अगर उनको हमने पहले ही ऑप्टिकल यूनिट में काउंट कर लिया है, तो दोबारा काउंट नहीं करना है। तो n इज इक्वल टू 4 नहीं, n इज इक्वल टू 3 नहीं, n इज इक्वल टू 2। इन्हीं से ही जीआई है और इन्हीं से ही ओआई है। आगे बात समझ में? तो n की वैल्यू 2 रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। तो बताओ टोटल स्टीरियो हमारे सामने कितने बन जाएंगे? 2⁻² इज इक्वल टू 4। निपटाएगा, ये हल्का क्वेश्चन लगता है और साफ करके चला जाता है। अब अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अगले क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए। अगला क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो गई, एक वैरायटी का एक ही मिलेगा आपको क्लास के अंदर। अगले में बताओ n की वैल्यू क्या लोगे? n की वैल्यू क्या लोगे? अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों जल्दी से पहुंचे। n की वैल्यू क्या लोगे? n की वैल्यू क्या लोगे? अगले क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 कितने लोगों ने लिया है? 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 कैसे लिए? अब बताता हूं। सर कैसी बात, आपने ही तो बताया है। अभी रुक जा भाई, क्या होता है ना कि अपन क्वेश्चन को याद करते हैं। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये भी कायरलिटी सेंटर है? तो आप बताइए, N2 तो कायरलिटी सेंटर की वजह से। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ इसमें। अच्छा दोस्त मेरे, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? नहीं है। अपन ने इनको कायरलिटी सेंटर माना और दो उनकी वजह से कर दिया। हालांकि हमने दिमाग भी लगाया कि कॉमन हो गया तो फिर जीआई के लिए काउंट नहीं किया हमने। लेकिन दोस्त ये कायरलिटी सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो कॉमन पॉइंट से पहले डिफरेंस नहीं मिलेगा किसी भी साइड। तो अब क्या ये रिंग जीआई कर रही है? हाँ। कितने एटम्स की वजह से? 2। तो 2 एटम्स की वजह से अगर रिंग जीआई करे तो n इज इक्वल टू 1 काउंट कर लो उसका। तो n इज इक्वल टू 1 किसकी वजह से है? रिंग की वजह से। अब बताओ टोटल स्टीरियो। टोटल स्टीरियो देखने में ये आसान लगते हैं दोस्त, पर आसान नहीं है। बताइए क्या रहेगा? 2⁻⁴ सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल 8। अगले में बताओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब फिर वैरायटी चेंज हो गई, एक वैरायटी का एक क्वेश्चन, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस के लिए तो मॉड्यूल और ईएलपी में है। हमें वो बात कितने अच्छे से समझ में आई है, जब मॉड्यूल के क्वेश्चन गलत होंगे तभी पता चलेगा हमें। तो अगले क्वेश्चन पर बताओ जल्दी से। n की वैल्यू क्या रहेगी? 1। सही है। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? नो। क्या रिंग जीआई कर रही है? कितने एटम्स की वजह से? तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1। और ये 1 कौन सी यूनिट है? ज्योमेट्रिकल। क्या है? ज्योमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? नंबरिंग यहीं से होगी। तो बताइए टोटल क्या रहेगा आपके सामने? टोटल स्टीरियो इज इक्वल टू 2⁻n। 2⁻1 इज इक्वल टू 2। और वो दो बता सकते हो कौन कौन से होंगे? एक सिस और एक, केवल ज्योमेट्रिकल बनेंगे, ऑप्टिकल नहीं बनेंगे। यहाँ पर रिंग जीआई तो कर रही है ना दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन और भी जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ गया है। क्लियर? आप बताइए इसमें कितने कायरलिटी सेंटर हैं? दिस इज ए कायरलिटी, दिस इज ए कायरलिटी, दिस इज ए कायरलिटी। तो n इज इक्वल टू 3 तो किसकी वजह से हो गया है? ऑप्टिकल यूनिट्स। और क्या रिंग जीआई भी शो कर रही है? हाँ। क्या रिंग जीआई इस एटम की वजह से कर रही है? हाँ, क्योंकि इस एटम पर दोनों अलग है। क्या रिंग इसकी वजह से भी जीआई कर रही है?
हाँ, इस पर भी दोनों। क्या रिंग इसकी वजह से भी जीआई कर रही है? हाँ, देखो कोई भी दो जीआई करवा सकते हैं, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर और ये दोनों मिलकर। लेकिन जो जीआई करवा रहे हैं वो ऑलरेडी कायरलिटी, वो तो काउंट कर लिया हमने, दो बार काउंट नहीं करना है। तो एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3। सर एक डाउट है, क्या आपने कहा था कि रिंग अगर दो से ज्यादा एटम्स की वजह से जीआई करवाए तो फॉर्मूला मत लगाना, याद है ज्योमेट्रिकल का? अगर इसमें केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने हो तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल ज्योमेट्रिकल निकालने हो तो नहीं लगेगा, अगर टोटल स्टीरियो निकालने हैं तो लग जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए फिर टोटल स्टीरियो कितने हो जाएंगे? टोटल स्टीरियो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, टोटल निकल जाएंगे। अगर आप इसमें से पूछो कि सर जीआई कितने हैं, फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर तो आपको पूरे निकाल निकाल के देखने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट, हालांकि इसके पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या जाता है? सूडो कायरलिटी सेंटर, तो टोटल स्टीरियो आपके रहेंगे 2⁻n-1। ये देखो ये वही फॉर्मूला है जो n ओड में होता था, बस टोटल 2⁻n-1। उसमें से मीजो कितने होंगे? 2⁻n-1 डिवाइडेड बाई 2, उसमें से मीजो इतने होंगे। और फिर ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? तो टोटल में से मीजो गायब कर दोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव ही तो बनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब मीजो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, तो टोटल में से मीजो घटा दो तो क्या बच जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। एक बार उधर सुलटाइए, एक क्वेश्चन करेंगे मात्र, क्योंकि पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर, तो एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा खोपड़ा खराब नहीं करूंगा। बीच वाला आपका सुडो कायरलिटी सेंटर होगा। क्या ये बात आप पहचान पा रहे हो? बीच वाला कैसे होगा? देखो सभी, देखो ये कायरलिटी सेंटर है क्योंकि इस पर चारों अलग है, ये कायरलिटी सेंटर है क्योंकि इस पर चारों, बीच वाले पर देखो ये यूनिट और ये यूनिट सेम, दो तो अलग है, एक एच और एक, पर ये दोनों सेम है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेम है, स्टीरियोकेमिकली अलग हो सकते हैं। मतलब यहां पर क्या पता कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाए और वहां पर तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो उस टाइम पर ये सूडो कायरलिटी सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब ये बीच वाला क्या है? सूडो कायरलिटी सेंटर। तो अब एन कैसे निकालेंगे साहब? दो तो क्या हो गए? कायरलिटी सेंटर प्लस 1 सूडो कायरलिटी सेंटर। एन यहां पर ये किसके लिए है बताओ? कायरलिटी सेंटर। और ये किसके लिए है बताओ? सूडो कायरलिटी सेंटर। इसका मतलब सर साफ साफ कह दो ना, कहना क्या चाहते हो? सूडो कायरलिटी सेंटर को एन में काउंट करना है, सूडो कायरलिटी सेंटर को एन में काउंट करना है। अब टोटल बताओ, फॉर्मूला देखकर टोटल बताओ जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो क्या लगाओगे फॉर्मूला? 2⁻n-1, 2⁻3-1 इज इक्वल टू 2⁻2। कितने हो गए? टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। क्या बनेंगे? 4। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स विल बी देयर? 4। टोटल 4 बनेंगे। अब बना के नहीं देखेंगे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हम ऑलरेडी, फॉर्मूले से पता लगाएंगे। ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक की होती है एक प्रकार से। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, यही तो लिखा है टोटल स्टीरियो। अब इन टोटल में सारे इंक्लूडेड हैं, एक्टिव मीजो सब आ गए हैं। अगर केवल मुझसे पूछे इसमें मीजो कितने बनेंगे, मीजो, तो बताओ क्या फॉर्मूला रहेगा? 2⁻n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ 2 कितना एन की वैल्यू? 3 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। 2⁻1 इज इक्वल टू
इसमें से दो तो क्या बनेंगे, मीजो। अगर मुझसे पूछे कि बताओ फिर इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, तो बताओ कैसे निकालोगे, टोटल माइनस मीजो, टोटल माइनस मीजो, मतलब चार में से दो घटा दोगे तो कितने बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, दो। तो इसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव है, दो मीजो है। एक बार ऊपर देखो, नोट करने से पहले एक बार देखो, क्या इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा, ये बताओ, होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में मिनिमम कितने कायरल्टी सेंटर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, और देख लो कितने मीजो निकल कर आए। तो कोई ना कोई स्टीरियो आइसोमरेस का मीजो जरूर होगा ही होगा, हम देखते बता सकते हैं। जल्दी से सुलटाइए इस वाले पार्ट को। ये क्या हो गया, सारा उड़ गया मेरा, अंडू किया था कुछ नहीं हुआ। ये क्या हुआ, जल्दी जल्दी लिखोगा मेरे साथ, समझा चुका हूं मैं। मैं जितना टाइम बचाने की कोशिश करता हूं उतना ही तुम लोग बराबर कर देते हो। कुछ तो सोच रहे होंगे, दोबारा बता, दिमाग से डिलीट हो गया हमारे। मजा आया इस राक्षस को देख। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, एक क्वेश्चन उधर भी आ गया है। सुलटा दिया है। इधर वाला क्वेश्चन देखो अब कितनी क्लैरिटी के साथ हुआ है। नॉर्मली मैं पहले इसको कहां लिया करता था, मीजो के साथ ही लेता था, पर बहुत सारे बच्चों को चमकता नहीं था, उनको ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती थी। अब क्लियर है लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए मीजो आइसोमर, कि जितने भी आइसोमर बनेंगे उनमें से क्या कोई मीजो होगा, ये पूछ रहा है। इसके कितने बनेंगे टोटल बताओ, चार, चार में से कोई मीजो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल और मिनिमम दो कायरल्टी सेंटर,
तो इसके जितने भी बनेंगे उनमें से एक पक्का मीजो होगा, कम से कम एक मीजो होगा। ये भी देखो, कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर, मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर और मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली, तो जो भी मीजो बनेंगे उनमें से कम एक, जो भी आइसोमर बनेंगे उसमें कम से कम एक मीजो होगा। तो इसका कोई मीजो नहीं बनेगा, इसका और इसका मीजो बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, स्टीरियो मतलब आइसोमेरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकली एक्टिव। सुलटा दिया है। ये वाला पार्ट बच्चों में ऑलरेडी सुलटा चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला, ये वाला उधर नोट कर दिया तो एक बार रुक जाओ, मुझे समझाने दो। देखो, 2 क्वेश्चंस आते हैं, आप इसमें गलतियां करेंगे, मैं पहले बता देता हूं। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप भरपूर मात्रा में गलतियां करेंगे, और वो भरपूर मात्रा में गलतियां क्या होंगी? एक तो राक्षस बाइफिनाइल बना दूं, ऑक्सीजन लगा उसमें, भरपूर मात्रा में गलती क्या होगी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा होगा विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और तुम आंसर दे रहे होगे विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। दो अलग बातें हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलग बात पूछ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव अलग बात पूछ रहा है। समझिए आप इस बात को। देखो क्या लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? अगर किसी में कायरलिटी सेंटर है, क्या है? कायरलिटी सेंटर, यानी कि उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल यूनिट।
बेटा ऑप्टिकल यूनिट्स और भी होती हैं, क्योंकि हम बहुत ही प्राइमरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्राइमरी लेवल पर, मतलब ऑप्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया आपसे। तो ऑप्टिकल अभी और आगे चलता है, बहुत जबरदस्त, मतलब आप समझो 4-5 महीने तक ऑप्टिकल पढ़ाया जाता है, अच्छे जब पढ़ते हैं हम हायर लेवल पर, चलता ही रहता है। स्टीरियो तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो हमें तो बहुत लिमिटेड बातें करनी है, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्टिकल यूनिट क्या होती है? कायरलिटी सेंटर। आपके लिए अगर किसी में कायरलिटी सेंटर यानी कि ऑप्टिकल यूनिट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा। फिर नीचे बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है, आइदर एक्टिव और डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या, बस ऑप्टिकल यूनिट होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो पूछा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है। सुनिए ध्यान से, क्या इसमें एक कायरलिटी सेंटर है? क्या इसमें एक कायरलिटी सेंटर है? अगर कायरलिटी सेंटर है, एक या एक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, सिंगल या एक से ज्यादा, तो टिक मारो, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, खत्म हो गया। अब आप कह सकते हैं मुझसे कि सर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है मेरे को। हाँ है, मैंने कब मना किया? सर ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरलिटी सेंटर होते हुए पीओएस, मीजो है ये तो मीजो तो ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होता है कि नहीं होता? हमने काउंट किया है। तो अगर कायरलिटी सेंटर है तो भले इनएक्टिव हो, कोई फर्क पड़ने वाला, दैट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बताइए, क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? तो पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑप्टिकल यूनिट ऐसी होती है जो कायरलिटी सेंटर के अलावा भी होती हैं, तो हमने उसको सब केस में डाल दिया है। अगर कायरलिटी सेंटर नहीं है तो फिर उसको क्या होना पड़ेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। आप बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव के कितने केस बताए थे? 2, विद कायरलिटी सेंटर, विदाउट कायरलिटी सेंटर। और आप जानते हैं ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? नो। कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 0। पर ये ऑप्टिकली, इनफैक्ट ये एक ऑप्टिकल यूनिट होती है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? तो फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से सुलटा दीजिए दोस्तों। सेटिस्फाई नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑप्टिकल यूनिट ऐसी होती है जो कायरलिटी सेंटर के अलावा भी होती हैं, तो हमने उसको सब केस में डाल दिया है। अगर कायरलिटी सेंटर नहीं है तो फिर उसको क्या होना पड़ेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। आप बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव के कितने केस बताए थे? 2, विद कायरलिटी सेंटर, विदाउट कायरलिटी सेंटर। और आप जानते हैं ये विदाउट कायरलिटी सेंटर वाला केस, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? नो। कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 0। पर ये ऑप्टिकली, इनफैक्ट ये एक ऑप्टिकल यूनिट होती है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? तो फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से सुलटा दीजिए दोस्तों। सुलटा दिया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक नॉर्मली नहीं बताता था, पर अपन सुलटा देते हैं। अब मैंने आपको पता है कहीं नहीं बता रखा ऑप्टिकल में कि ये क्वेश्चन कहां है मॉड्यूल में, तो देखना बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, मेरे पास लेके आएंगे कि सर ये नहीं बना, और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा क्वेश्चन को ठीक से पढ़,
वो पढ़ेगा फिर बोलेगा नहीं बना, फिर मैं बोलूंगा देख ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है, फिर बोलेगा सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैं एक्टिव देख रहा था, हो गया। इतना से फर्क होता है। और आज मैंने इसके सामने लिख दिया एक्सरसाइज 1 ये, तो तुझे तो पता चल गया क्या देखना है, क्वेश्चन तो हाथों हाथ बन गया। यही तो ढूंढना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। क्लियर? सुलटा दिया है। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। देखो नाम सुनो, स्टीरियो सेंटर या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर। मतलब एक सेंटर का मतलब क्या होता है बताओ? एटम। सेंटर का मतलब कायरलिटी सेंटर, मतलब एक ऐसा एटम। स्टीरियो सेंटर मतलब एक ऐसा एटम। अब समझो इस बात को, सेंटर का मतलब एटम। स्टीरियोजेनिक सेंटर, जेनिक मतलब जो एक नया स्टीरियो आइसोमर बना सके। तो एक ऐसा एटम, एक ऐसा जिस पर किसी भी दो एटम या ग्रुप को इंटरचेंज कर दे। क्या बोला? किसी भी दो ग्रुप या एटम को इंटरचेंज कर दें तो एक नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए। क्या बन जाए? नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियो सेंटर। तो लिखिए डेफिनेशन, स्टीरियो सेंटर, एन एटम, एन एटम, पहले समझो सेंटर का मतलब एटम से होता है। एन एटम at which interchange of any two atoms or groups, an atom, an atom at which interchange of any two atoms or groups, interchange of any two atoms or groups give a new stereoisomer, give a new stereoisomer. An atom at which interchange of any two atoms or groups gives a new stereoisomer. अगला पॉइंट लिखो, all chirality centers are stereo center, all chirality centers are stereo center, all chirality centers are stereo center, but reverse is not true, but reverse is not true, but reverse is not true. आइए समझते हैं। ये देखो हमारे सामने, अगर मुझसे इसमें पूछे कि भाई साहब इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हैं, तो आप बता सकते हो कितने स्टीरियो सेंटर हैं। ध्यान से सुनो, ये कायरलिटी सेंटर है कि नहीं है, और आपका कायरलिटी सेंटर क्या होता है? स्टीरियो सेंटर। कैसे समझो, इस एटम पर किसी भी दो को बदल दो तो नया स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। अगर अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। अगर आपने किसी भी दो को आपस में बदल दिया तो आर बन जाएगा। नया स्टीरियो आइसोमर बन गया कि नहीं बन गया? इंटरचेंज ऑफ एनी टू एटम्स और ग्रुप एट ए कायरलिटी रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी एस है तो आर बन जाएगा, आर है तो एस बन जाएगा। तो बताइए ये आपका स्टीरियो सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मुझसे इसमें पूछा जाए स्टीरियो सेंटर तो इसमें कितना है? 1, यानी कि आपका कायरलिटी सेंटर स्टीरियो सेंटर होता है, डरने की जरूरत नहीं। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, और ये स्टीरियो सेंटर राइट नाउ कौन काम कर रहा है बताइए? कायरलिटी सेंटर। तो दुनिया के सारे कायरलिटी सेंटर क्या होते हैं? स्टीरियो सेंटर। सर एक बार बताओ, क्या ये वर्ड एनसीईआरटी में है? तो जवाब है। जवाब है, पर कहा तुम्हें नहीं पता चलेगा। चलिए दूसरा, आइए इधर, ये हमारे सामने दिया गया है, यहां पर H है, यहां पर Cl है, यहां पर H है, यहां पर Cl है। आप बताओ राइट नाउ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस है कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, भाई लोगों ध्यान से सुनो। अगर मैं इस कार्बन एटम पर, क्या बोला? H और Cl को आपस में बदल दूं तो सिस से क्या बन जाएगा? फिर आप बोलोगे सर इस पर क्यों? ये तो आप यहां से भी तो कर सकते हो। अगर इस पर भी H और Cl को आपस में बदल दिया जाए तो सिस से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों स्टीरियो सेंटर, ये दोनों स्टीरियो सेंटर है। अब बताओ ये स्टीरियो सेंटर है, पर क्या ये कायरलिटी सेंटर है? नो। इसीलिए लिखा है कि हर कायरलिटी सेंटर स्टीरियो सेंटर होता है, पर हर स्टीरियो सेंटर कायरलिटी सेंटर हो जरूरी नहीं है। तो आप समझो यहां पर अगर मैंने इधर वाले कार्बन पर बदल दिया, ऊपर की साइड कौन कर दिया? Cl, नीचे की साइड H,
तो आप बताइए क्या बन गया है आपका सिस से नया आइसोमर बन गया कि नहीं बन गया? अब आप बोलोगे सर ये तो फिर ऐसे भी तो किया जा सकता था, इसको तो एज इट इज रखते अपन, पर यहां बदल दे Cl को और किसको H को। तो बताइए फिर से क्या बन गया सिस से, मतलब यहां से भी बदलने पर बदल जाता है, यहां पर भी इंटरचेंज करने से बदल जाता है। तो बताइए इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हैं? दो। ये दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चे? स्टीरियो सेंटर। नोट कर दीजिए, ऑप्टिकल खत्म, पूरा डेप्थ। अगर अपन बात करना चाहें तो इवन जे एडवांस लेवल पर भी हमने डिस्कशन किया है, आपके वो क्वेश्चंस भी नहीं बचेंगे, जे एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस के भी अपन डिस्कशन रखेंगे। दो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। नंबर 1 C4H9Cl, नंबर 3 मतलब नंबर 2 C5H10। टोटल निकालने हैं दोस्तों, समझ गए ना? स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए। घर से निकाल के लाएंगे आराम से। RW है, क्या है? RW। रूम वर्क बढ़िया तरीके से दिमाग खर्च करेंगे तो कई लोगों को एहसास होगा कि खर्च कहां से करें, है ही, तो फिर उनको जुगाड़ करना पड़ेगा। बिना दिमाग के तो काम अब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सुलटा दिया भाई लोगों सभी ने? चलिए, 2 पेज छोड़ दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेज छोड़ने का मतलब टॉपिक अधूरा नहीं है, क्योंकि आखिरी में मैं यूट्यूब पर आऊंगा और तुम कमेंट करोगे जो पेज छुड़वा के गया था उनका क्या करें। वो इसलिए है, मॉड्यूल का क्वेश्चन, ELP का क्वेश्चन, जे मेंस का कोई क्वेश्चन, टेस्ट पेपर का कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, या फिर कुछ पॉइंट कि सर ये पॉइंट अगर मैं याद कर लूं तो पूरा चैप्टर सुलट जाता है, तो वो रखने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, तो आप हेडिंग लगा देंगे यहां पर। नेक्स्ट हमारे सामने चलने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये हमारे लिए, जिसे हम बोलेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों, इसको इन शॉर्ट GOC के नाम से जाना जाता है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माना कि आजकल इससे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पर दोस्त इसको क्वेश्चन के हिसाब से वेटेज मत देना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। क्या है? आत्मा। जैसे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई मतलब, तो ये भी वैसा ही है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये फिर आगे रिएक्शन भी समझ में नहीं आने देगा, और एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तो हमें समझ में आने ही चाहिए। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट हमारे सामने रहता है। तो इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से वेटेज मत देना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 1 से 2 इसके अंदर रहता है, पर ये हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है, मतलब इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता है। समझिए, आपसे कभी भी आप बताइए, गुणा भाग पूछे जाते हैं मेडिकल के पेपर में कि बताओ 3 × 5 क्या होगा, कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन ये आना तो, वरना तो एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आना तो चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं पूछता है। तो GOC बिल्कुल ऐसा है, हर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, हर रिएक्शन के हर स्टेप में इसका रोल होता है, तो हमें उसको इतना ही इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है। GOC1 GOC2 नाम की कोई बीमारी नहीं होगी। GOC और उसके बाद हेडिंग लगेगा हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल एनसीईआरटी के, अभी भी एनसीईआरटी के रिदम में चल रहे हैं। नेमिंग, आइसोमेरिज्म, पर आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी ने आगे टुकड़ों में भी तोड़कर बता दिया है, तो वो हम सब समेट लेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। आइए, अगर अपन बात करें जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन।
क्या बोलते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, कई बार हम इसको बोल देते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड फ्यूजन या फिर बॉन्ड क्लीवेज। फ्यूजन का मतलब टूटना, क्लीवेज का मतलब टूटना। जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ोगे उसकी कहानी हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, आइए अगर हम बात करें बॉन्ड फ्यूजन की, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने की, किसकी बात करें? बॉन्ड फ्यूजन यानी कि बॉन्ड को तोड़ने की, तो दोस्तों इसको दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। एक और बात बता दूं, इस टॉपिक का पीछे वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। यह आखिरी मौका है जब आप वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कनेक्ट हो सकते हो। नेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो जिनके पीछे के पोर्शन छूट गए हैं वो आप धीरे धीरे कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनका लिंक यहां पर नहीं है। लेकिन जैसे ही जीओसी खत्म होगी फिर उन दोनों टॉपिक्स का लिंक वापस आना शुरू हो जाएगा। तो जीओसी तक आपको कवर कर लेना है, और इसको तो किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। इसको छोड़ दिया मतलब फिर ऑर्गेनिक अगले साल ही कर पाओगे आप। इसके किए किए बिना ऑर्गेनिक फिर होने वाली नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्लास आप मिस ना करें। तो ये हमारे सामने है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके से होता है बेटा। एक हमारे सामने होता है होमोलैटिक। कैसा होता है? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। साथ के साथ लिखते चले इसको, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। और एक हमारे सामने होता है हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। वन इज होमोलैटिक, वन इज हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, आप हिट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोल सकते हो, मैंने ऑप्शनल लिख दिया है। फ्यूजन की जगह वर्ड क्लीवेज आए तो भी मतलब सेम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, सुलटा दिया सभी ने? लिखिए इसके अंदर सबसे पहले हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, unequal distribution of, unequal distribution of, unequal distribution of bond pair, unequal distribution of bond pair of electrons, unequal distribution of bond pair of electrons। यानी कि जहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो। अगला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, फिर समझाऊंगा सारे पॉइंट। इन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, in heterolytic bond fusion, in heterolytic bond fusion, ionic species are formed. In heterolytic bond fusion, ionic species are formed. In heterolytic bond fusion, ionic species are formed. ब्रैकेट में लिखो केटायंस एंड एनायंस। आयंस बनेंगे जब बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलाइटिकली। ब्रैकेट में लिखो केटायन एंड एनायन। आयोनिक का मतलब क्या होता है? आयंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एंड पोलर सॉल्वेंट्स। आगे बताऊंगा मैं पोलर क्या होते हैं सॉल्वेंट्स के बारे में, अभी लिख दो केवल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एंड पोलर सॉल्वेंट्स फेवर्स हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एंड polar solvents favors heterolytic bond fusion। अगला पॉइंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, organic reactions, organic reactions which proceeds through heterolytic bond cleavage,
organic reactions which proceeds through organic reactions which proceeds through heterolytic bond cleavage. Organic reactions which proceeds through heterolytic bond cleavage are known as are known as ionic are known as ionic oblique polar reactions are known as ionic और पोलर रिएक्शंस। आइए सारी बातें करते हैं। ये हमें पता चल चुका है। देखो पहले शब्दों का मतलब समझो। हिट्रोलेटिकली, हिट्रो का मतलब क्या होता है? अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, और किसका टूटना? बॉन्ड का टूटना, कि बॉन्ड कुछ ऐसे टूटे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल ना हो, तो उसे हम कहते हैं हिट्रोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन या हिट्रोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज। आइए दोस्तों ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बॉन्ड को कैसे तोड़ना है? होमोलेटिकली तोड़ना है या हिट्रोलेटिकली तोड़ना है? सर एक्चुअली हमें पता कैसे चलेगा? आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारे सामने एक कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे सामने क्या है? एक कंपाउंड। मुझे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर फोकस करना है। दोस्तों क्या आप मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं? इट इज sp3। आपने एग्जैक्टली सही जवाब दिया है। क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर बता सकते हैं दोस्त? अगर कार्बन sp3 है और क्लोरीन है तो किसकी en ज्यादा होती है? तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? आईओसी पढ़ाएंगे तो दो कोड़ी की बात हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप इधर सोचो, इसको तो लिखेंगे, इसको लिखना नहीं है। H और Cl के बीच में बॉन्ड होता है, H और F के बीच में बॉन्ड होता है, तो आप जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम उस पर पार्शियल, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम उस पर पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पोलर। और बॉन्ड में पोलरिटी किसकी वजह से आती है? ईएन डिफरेंस की वजह से। तो जो बॉन्ड पोलर होते हैं ना वो कैसे टूटेंगे? हिट्रोलाइटिकली। कैसे टूटेंगे? हिट्रोलाइटिकली। तो यहां पर कार्बन की ईएन क्या है बच्चे? कम, सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन की ईएन क्या है? ज्यादा, सो देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हल्के से किसकी तरफ खिसके हुए हैं? क्लोरीन की तरफ। जिस ईएन की एटम की ईएन ज्यादा होती है उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके नजदीक चले जाते हैं? जिसकी ईएन ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ज्यादा क्लोज नहीं है, क्लोरीन के ज्यादा क्लोज है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा क्लोज पहुंच गए हैं? फ्लोरीन के, जिसकी वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास आने से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स के दूर जाने से पॉजिटिव। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमारे सामने है। तो पहले सवाल का जवाब ध्यान से सुनो, एक एक सीक्वेंस से बताऊंगा। ये बॉन्ड कैसा है? पोलर, ईएन डिफरेंस है। तो जिन बॉन्ड्स में पोलरिटी होती है उनके कैसे टूटने के चांस ज्यादा होते हैं? हिट्रोलेटिक। क्लियर हो गए? बॉन्ड हिट्रोलेटिकली टूटेगा। हिट्रोलेटिकली का मतलब है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम को मिलेंगे, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिलेंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को मिलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जब भी एन डिफरेंस होगा तो बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। जब बॉन्ड बना था कार्बन और क्लोरीन में, तो आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया था? कार्बन ने। और एक इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया? क्लोरीन ने। तो बॉन्ड बना तब तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे, लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों में से कोई एक ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ले जाएगा या दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन। अब लेकर कौन जाएगा? जिसकी ईएन ज्यादा होगी। अब बताओ कार्बन और क्लोरीन में से ईएन किसकी ज्यादा है? तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर चले जाएंगे? क्लोरीन। दोस्तों कुछ साइन कन्वेंशन है वो हमें जान लेनी चाहिए। आप जानते हैं अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है पी और उस पर क्या लिखा हुआ है? क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है? नो पार्किंग। आप यहां पार्क नहीं कर सकते, पता है ना। अगर कभी आप गाड़ी चला रहे हो और ऐसे लिख कर क्या लिखा हुआ है? 60, इसका मतलब स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर है।
अगर आप 60 से ऊपर चल रहे हैं तो ओवर स्पीड का चालान कटेगा आपका। तो ये साइन कन्वेंशन है, हमें मालूम होना चाहिए। तो यहां पर भी कुछ साइन कन्वेंशन है जिनको हम जान ले तो बेटर है। ध्यान से सुनिए, जब हम कर्व्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं, ये कर्व वाला एरो है कि नहीं, जब इसमें डबल हेडेड एरो होता है, मतलब ये तो कैसा है सिंगल और ये कैसा है डबल, तो ये बताता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। यानी कि ये जो आपकी टेल है ये बताता है ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलकर कहां चले गए हैं, यहां पर। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, दो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये एरो। अगर आपके पास कर्व्ड एरो है लेकिन कितना है, सिंगल हेडेड, क्लियर, तो कितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है, एक इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक है, हमें मालूम होना चाहिए। तो अब देखो मैंने ये वाला एरो बनाया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के ऊपर पहुंच गए। अब सोचो थोड़ा सा आगे होगा तो किस प्रकार से होगा। जब बॉन्ड बनाया था तो एक इलेक्ट्रॉन किसका था, क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का, सही बात है। अब बताइए, जब बॉन्ड तोड़ा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर गए, क्लोरीन पर। तो टेक्निकली क्लोरीन को कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले हैं, कितने एक्स्ट्रा मिले हैं, एक। टोटल दो गए हैं पर एक तो उसका खुद का है। और एटम पर खुद के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कभी चार्ज, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है जो कार्बन का है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आप बताइए क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और आप बताइए कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है कि नहीं चला गया है, जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाए उस पर पॉजिटिव और जिसके पास चला जाए उस पर नेगेटिव। तो ये आपके सामने बन गया है, देखो आयंस बने ना, एक केटाइन और एक एनाइन, लिख लिया आपने सारे पॉइंट, क्लियर। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, कार्बोकेटाइन। क्या बोल देते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकेटाइन। अब हम इस कार्बोकेटाइन पर ही कुछ चर्चाएं करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से उल्टाइए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों। कैसे पहचानोगे कि बॉन्ड होमोलेटिकली टूटेगा कि हिट्रोलेटिकली, पोलर है तो हिट्रोलेटिकली। फिर यह कैसे पहचानोगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से एटम को देने हैं, जिसकी एन ज्यादा दोनों उसको देते हैं, खत्म। एक एक वर्ड जो मैंने बोला है वो क्लियर होना चाहिए। सुलटा दिया है क्या, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों। सुलटा दिया है सभी ने। कार्बोकेटाइन क्या होता है, सिंपली बोले तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, केटाइन मतलब पॉजिटिव, कार्बो मतलब कार्बन पर। लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, लिखिए ऐसा लिखिए, कार्बोकेटाइन। कार्बन एटम कार्बन एटम हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस है। कार्बन एटम हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस है। कार्बन एटम हैविंग सेक्सटेट ऑफ electrons and a positive charge and a positive charge, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 6, तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कहलाता है। आइए अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनते हैं। जैसे ये अगर आपके सामने दिया हुआ है, सभी ध्यान से सुनो, ये अगर आपके सामने दिया हुआ है तो बताओ ये क्या है, कार्बोकेटाइन।
कार्बोकेटाइन तो इन जनरल सभी को कह सकते हो जहां कार्बन पर पॉजिटिव हो, लेकिन उसका भी कोई पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे इसका पर्टिकुलर नाम बता सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल केटाइन। क्या बोलेंगे? मिथाइल केटाइन। अरे ये ग्रुप कौन सा होता था? फ्री वैलेंसी की जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है? मिथाइल केटाइन। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे मेरी बात को। बताओ ये कौन सा है आपका? इथाइल केटाइन। याद रखिए, आप केटाइन की जगह इथाइल कार्बोकेटाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते जाओगे मेरे भाई, ध्यान से। आप बताओ ये कौन सा ग्रुप हुआ करता था? आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल दो ही होते हैं, नॉर्मल एंड आइसो, तो बीच से हटे तो आइसो, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल केटाइन, कार्बोकेटाइन भी कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हमारे सामने आ जाए ये वाला, ये ध्यान से सुनते हुए जाओ। इस वाले को बताओ कौन सा केटाइन बोलोगे? इस वाले को बताओ जल्दी से, कौन सा है ये? टर्सरी कैसे बोलोगे? टर्सरी तो 3 डिग्री कार्बन का चटा हुआ होता है, आइसोब्यूटाइल है ये। कौन सा है? आइसोब्यूटाइल। पहला दूसरा लेक्चर रिवाइज करना, आइसो नियो जो पढ़ाया जहां पर, आइसोब्यूटाइल केटाइन। सही बात है। चलिए आप जल्दी से बताइए, इस वाले को कौन सा केटाइन आप बोलेंगे? इस वाले को, इस वाले को कौन सा केटाइन बोलेंगे? सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल केटाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल केटाइन। जल्दी जल्दी बताइए, इस वाले केटाइन को आप कौन सा केटाइन बोलेंगे? ये है टर्सरी, इट इज टर्सरी ब्यूटाइल केटाइन। तो आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी एक बार रिवाइज करके आना अगली क्लास में। अगर आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है, तो इस केटाइन को आप कौन सा केटाइन बोलेंगे? नियो। याद है ना? टोटल कार्बन 5, 5 में से 3 हटा, 2 हटा के 3 स्टेट चेन में, या तो इधर से एच हटाओ या वहां से, एच की जगह बस प्लस आ गया इस बार। क्लियर? तो ये कौन सा है बताओ? नियो पेंटाइल केटाइन। क्या है? नियो पेंटाइल केटाइन। एक बार इन कार्बोकेटाइंस की डिग्री और बता दो, डिग्री, डिग्री बता दो। आओ आप बताओ, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री। तो ये कैसा रहेगा? प्राइमरी कार्बो, ऐसे लिख दू, सिंबल C प्लस मतलब कार्बोकेटाइन। ये बताओ कौन से डिग्री का कार्बन बचे? तो ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन हुआ? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये बताओ कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री का कार्बन पर प्लस है ना, तो ये रहेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यानी कि जिस कार्बन पर प्लस है उसकी डिग्री देखकर बता दो। यहां पर बताओ कौन से डिग्री के कार्बन पर है? साफ लिख रखा आपने सेकंड। तो ये 2 डिग्री का क्या है दोस्त? कार्बोकेटाइन। यहां बताओ कौन से डिग्री के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है? सो इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां पर बताओ कौन से पर है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि ऑप्टिकल आपके टेस्ट पेपर में नहीं है, ज्योमेट्रिकल तक ही है। तो ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? पहले बताता तो आधे राग से सोचते कि चलो बाद में पढ़ लूंगा रिकॉर्डेड से। ठीक है, चलिए।